मगध, शाहाबाद, मिथिलांचल, तिरहुत, सीमांचल में योद्धा सब तैयार हो रहे हैं। दिल्ली में भी बिहार को लेकर उत्सुकता है, लोग जानना चाह रहे हैं कि बिहार कहाँ जा रहा है। एक हरियाणवी खुद बिहार में है तो उन्हें लेके एक अलग उत्सुकता है बिहार के लोगों में भी और हरियाणा के लोगों में भी। भाजपा जो कोशिश की कि प्रवासियों को बिहार लाना है तो उसका असर पड़ेगा वोटिंग पर। जो यहाँ से बिहार से जैसे ही निकल जाता है वो जात पात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि जाइए और वोट करके आइए, वोट करके आइए। किसको कीजिए ये नहीं। अब ये संयोग से हुआ है कि प्रयोग से हुआ है कि कईयों के लिए वाकई में वो बाल दिवस ही बन के रह जाएगा 14 नवंबर। तो चौकन्ना तो राजद को भी रहना पड़ेगा, कहीं जनता ही ना रिटर्न गिफ्ट में अच्छा वापस ले ले। ले लोग ये ताना के शब्दों में, हंसी मजाक के शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो अब लड़ाई होगी कि कौन चौथी पास है, कौन पांचवी पास है, कौन नौवीं पास है। हम युवाओं की चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी में क्या लगता है, ताकत है कि सिर्फ हवाबाजी। आज मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो करंट, वो जबकि हम लोग उनको काफी उम्र में देखे थे, वो करंट इनमें नहीं दिखता। मुकेश सहनी जी में नहीं दिखता है कि वो अट्रैक्ट कर ले। ये तो भोज का थोड़े थाली पर है कि लोग जबरदस्ती खिला दे कि भाई और ले लीजिए और ले लीजिए और ले लीजिए। मांझी जी और कुशवाहा जी दोनों बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं बिहार के, कि ये जीतने वाले को एहसास दिला देते हैं कि आप मेरी वजह से जीते। अच्छा। और हारने वाले को ये एहसास दिला देते थे कि तुम इसी लायक थे। जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए उस पर एनडीए कहीं न कहीं बैकफुट पर है। वैसे समय में इनकी चुप्पी में, इनका आजकल एक्स पोस्ट भी देख रहा था और फेसबुक का भी, बड़े संयमित बयान दे रहे हैं। इसको किस तरह की सियासत कहेंगे और इसका असर क्या हो रहा है एनडीए पर, क्या फील कर रहे हैं आप लोग दिल्ली से? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा और हमारे साथ हैं खास शख्स हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दिल्ली में रहते हैं। कई बड़े अखबारों में इन्होंने काम किया है, कई टीवी चैनलों में भी इन्होंने काम किया है। तो दिल्ली से बिहार को कैसे देख रहे हैं? अब कहेंगे बिहार को कैसे देख रहे हैं, अरे भाई सियासत को कैसे देखते हैं ये दिल्ली से, इसी को आज समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हाट में। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यूज हाट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न किया चंदन भाई ने कि आप दिल्ली से बिहार की सियासत को कैसे देख रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, जिस तरह छठ पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है, छठ के समय, छठ के बाद ही इलेक्शन भी है, उसी तरह बिहार के चुनाव को पूरी दुनिया में फैले हुए न केवल बिहारी बल्कि जिनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज है चुनाव का, बिहार के चुनाव का, उन सब की दिलचस्पी रहती है। अब जिस तरह से महाभारत में योद्धा तैयार होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाते थे, तो मगध, शाहाबाद, मिथिलांचल, तिरहुत, सीमांचल में योद्धा सब तैयार हो रहे हैं। बिहार मतलब दिल्ली में भी बिहार को लेकर उत्सुकता है, लोग जानना चाह रहे हैं कि बिहार कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार के राजनीतिक सियासत की चिंता न केवल राजनीतिक दलों को ही नहीं होती है, बल्कि कोई अगर हरियाणवी है उसे भी उसमें दिलचस्पी होती है। एक हरियाणवी खुद बिहार में है तो उन्हें लेके एक अलग उत्सुकता है बिहार के लोगों में भी और हरियाणा के लोगों में भी। वहाँ पे जो माहौल है राजनीतिक दलों में, अधिकारियों में, आप जो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो हमारे पलायन करते हैं बिहार के वासी, जो वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में इस बार चुनाव को लिए हुए हैं। तो भाजपा जो कोशिश की कि प्रवासियों को बिहार लाना है तो उसका असर पड़ेगा वोटिंग पर। उन्होंने माहौल तो बना दिया है, बीजेपी वालों ने ये निश्चित तौर पे एक माहौल बनाया। मैं भी एक दो प्रोग्रामों में बिहार के होने के नाते मैं वहाँ पे गया, और मैं चंदन जी एक आपको बहुत एक अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि मैंने भी 2010 और 15 में मैं एक बिहार विमर्श इंटरनेशनल एक संस्था भी चलाता हूँ, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। बिहार के ही हमारे एक नेता हैं डॉक्टर संजय पासवान जी,
उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्होंने जब कई पत्रकार साथियों को, साहित्यकारों के साथ वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि बिहार को लेके आप लोग कुछ कीजिए। तो हम लोग एक संगठन बनाए थे, बिहार विमर्श इंटरनेशनल, और हम लोगों ने चुनाव के पहले ये सुनिश्चित करने का काम किया था कि जो बिहार के वोटर हैं, अगर वो चुनाव के दौरान बिहार में है और वहां उन्हें जाकर वोट करना चाहिए, क्योंकि जो अपना घर छोड़ के दिल्ली एनसीआर में है या नजदीक के शहरों में है, दूसरे प्रदेशों में, उन्हें कैसे लाया जाए, इसका हम लोगों ने अभियान भी चलाया था। इसका बड़ा सक्सेसफुल भी रहा था। इस बार पार्टियों ने, आप केवल बीजेपी नहीं, अभी मैं एक राजद के भी एक महिला नेत्री को देखा है सोशल मीडिया पे जी, कि वो घूम रही है बाहर के राज्यों में, प्रवासी बिहारियों से मिल रही है जी। तो और जन सुराज जो यहाँ नई पार्टी है, उनका भी जबरदस्त मैंने चर्चा देखा है प्रवासी बिहारियों में। तो निश्चित तौर पर इस बार पॉलिटिकल पार्टियों का ये ध्यान होगा कि कम से कम वहां से जो लोग आए, तो जिससे 1, 2, 3% वोटों में उनकी वृद्धि हो। ये एक नया वर्ग होगा जो जात पात से अलग है। जो यहाँ से बिहार से जैसे ही निकल जाता है, वो जात पात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। वो क्योंकि खुद मेहनत से काम करते हैं, खुद से अपनी इंडस्ट्री बना रहा है, कोई अलग अलग अपने अपने फील्ड का है, तो बहुत हद तक वो जातीयता खत्म हो जाती है। एक नया वर्ग होता है और वो फिर वो विकास की बात करने लगता है, शिक्षा की बात करने लगता है, रोजगार की बात करने लगता है। अपने यहाँ क्या विडम्बना है कि रोजगार की बात तभी तक होती है किसी परिवार में, अगर मान लीजिए किसी परिवार में 3 लड़के हैं, तीनों को रोजगार नहीं है। अगर एक को रोजगार मिल गया तो उनको लगता है कि आधी रोजगार की समस्या खत्म हो गई। फिर वो दोनों लड़कों का रोजगार लग जाएगा तो फिर उस परिवार में रोजगार की बात नहीं होगी। तो इस बार जो माहौल बना है बिहार को लेके, रोजगार को मैं देख रहा हूं कि लोग बड़ी प्राथमिकता से ले रहा है, और बड़ी संख्या में जो बाहर के लोग थे वो टीचर बने, जो बाहर ट्यूशन पढ़ाने का काम करते थे या प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पढ़ाते थे। कई पत्रकार भी मैंने देखा, साथी जो वहाँ पत्रकारिता कर रहे थे, वो यहाँ तैयारी करके टीचर हुए हैं। आप देखिएगा कि निश्चित तौर पर इस बार बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी वोट करेंगे। जैसे मैंने बताया कि उनका एजेंडा क्लियर होगा, वो जात पात से अलग होंगे और वो वैसे विधायक को चुनेंगे जो रोजगार को प्राथमिकता देंगे या वैसी पार्टियों की तरफ झुकेंगे। तो बड़ी चुनौती भी होगी। तो आप देखिएगा, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होगा। अगर 1% भी वोट पड़ा जो प्रवासी बिहारी है, तो उसका असर होगा, जीत हार में असर होगा और एक अच्छा असर होगा। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक संगठन भी चलाता हूँ, बिहार विमर्श का। मेरी बात भी होती है, उधर बड़े उद्योगपति भी हैं बिहार के भी, वो लोग भी अपने खर्चे से इस बार तैयार है कि हमारे यहाँ अगर 100 बिहारी काम कर रहे हैं, तो मैं न्यूज हाट के चैनल पे ये बता रहा हूँ आपको कि वो अपने खर्चे से भेजने के लिए तैयार है कि जाइए और वोट करके आइए, या वोट करके आइए। हाँ, किसको कीजिए ये नहीं ये एक ये राज है कि किसको। और माने आप ताजुब कि एक फैक्ट्री का मालिक जिनके यहाँ 200-300 लोग काम कर रहे हैं, अगर उसमें 100 बिहार के लोग हैं, तो उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम 10 दिन रह लेना, तुमको हम पैसा भी नहीं काटेंगे और आने जाने का किराया भी दे देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार का चुनाव किस मोड में चला गया है। आपने जो प्रश्न किया कि प्रवासी मतदाता क्या उत्सुक हैं कि नहीं, भारी उत्साह में, बहुत उत्साह में। और वो उनका कहना है कि इस बार हम बिहार में बदलाव होते देखना चाह रहे हैं। अच्छा, बदलाव होना देखना चाह रहे हैं। अब बदलाव किस लेवल का बदलाव? नेतृत्व का बदलाव जो अभी सत्ता में है, या पार्टी के किसी चेहरे का बदलाव, या जन सुराज के बस्ता का उनका जो चुनाव चिन्ह है, जो घर घर शिक्षा का और रोजगार की वो बात करें, उसका बदलाव। ये तो 14 को पहले कोई भी नहीं बता सकता, अच्छा ज्योतिषाचार भी नहीं बता सकता, क्योंकि बिहार के राजनीति नब्ज को पकड़ना बड़े बड़े धुरंधरों के लिए ये पहली रहती है। और आपने देखा होगा, आप भी, मैं देख रहा था न्यूज हाट में, लगातार फॉलो करता हूँ बिहार का सब बहुत ही प्रतिष्ठित और ऑथेंटिक। मैं आपके चैनल पे
आपको लग रहा है कि तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप खुद में देखा कि आप वाल्मीकि नगर से शुरुआत आपने की थी और आप कई विधानसभाओं में गए हैं और आपने भी माहौल को देखा होगा, और बदलाव हमेशा चंपारण से ही हुआ, चाहे वो आजादी का हो। तो बदलाव तो बिहार इस बार देखेगा, जरूर देखेगा। अब ये किस करवट बैठता है वो तो 14 नवंबर को पता चलेगा। और संयोग देखिए कि एक सोशल मीडिया पे नेहरू जी का एक जन्मदिन जहाँ चलते इम्पैक्ट रहता है कि हर योजनाओं में ये सब मीम्स कई तरह के आते हैं। अब ये संयोग से हुआ है कि प्रयोग से हुआ है कि कईयों के लिए वाकई में वो बाल दिवस ही बन के रह जाएगा 14 नवंबर, या कईयों के लिए वो फिर एक ऐतिहासिक दिन हो जाएगा। वो तो देखने की बात होगी। लेकिन जानते हैं, एक है आरजेडी के प्रवक्ता है, वो उनका कहना था कि हाँ उस दिन तो तेजस्वी यादव का भी जन्मदिन है, तो गिफ्ट तो तेजस्वी यादव को मिलेगा ना। देखिए, गिफ्ट का भी आपने गिफ्ट की बात की, और बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट भी होता है। तो चौकन्ना तो राजद को भी रहना पड़ेगा, कहीं जनता ही ना रिटर्न गिफ्ट में अच्छा वापस ले ले उन्हें भी तो कुछ ना कुछ देना पड़ सकता है। तेजस्वी की सियासत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक क्वेश्चन ये अच्छा है। लगातार कई इंटरव्यू में कई विशेषज्ञ अलग अलग तरीकों से चीजों को बता रहे हैं, एक नयापन वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी मैंने देखा था उनके ट्वीट को, फेसबुक को, कि वो पोस्ट उन्होंने किया था, सीएम के जगह उन्होंने चेंज मेकर, शायद आप कहीं देखा ये छोटी छोटी चीज, ऐसा चीज वो लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक प्रबुद्ध लोगों को अट्रैक्ट कर सके। जैसे रिस्पेक्ट भी, रिस्पेक्ट का भी उन्होंने बड़ा इन दिनों टी शर्ट पहन रहे हैं, उस पर रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, उन्होंने ये लिखा था। तो वो अपने चेहरे को मांझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक अपना फैन फॉलोइंग वर्ग है, एक अपना बड़ा वोट बैंक है, इसमें किसी को भी दो राय नहीं है। लेकिन जब सूचना हर हाथ मोबाइल है, वो हर हाथ पत्रकार है, हर हाथ वो सूचना का एक स्रोत है उस व्यक्ति के पास, तो ऐसे लोग जिनके पास सीधे मोबाइल है, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, उन्हें प्रभावित करना बहुत जरूरी है। कई ऐसे चीज हैं कि वो भूत किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। तो तेजस्वी यादव जी के लिए तो ये बड़ी चुनौती है कि उनके लिए जो पीछे का है, जो मैं आपको कह दूं कि प्रवासी बिहारियों से जब हम लोगों की बात होती है, तो सीधे जब ये हम लोग मिलते हैं तो सीधे वो एक तरह से कहते हैं कि भाई महागठबंधन में चेहरा ही नहीं है कोई। नहीं, तेजस्वी है ना, लेकिन जो उधर वाले लोग हैं, अच्छा, कि हम लोग अगर चेहरे पे बात करें कि अब बिहार की लड़ाई, आपको आश्चर्य होगा कि अब हम लोग को भी लोग ताना के शब्दों में, हंसी मजाक के शब्दों में कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो अब लड़ाई हो गई कि कौन चौथी पास है, कौन पांचवी पास है, कौन नौवीं पास है। कि जो चाणक्य देता हो, जो चंद्रगुप्त जिसने दिया, जिसने बड़े बड़े ऋषि मुनि दिए, वहां पे इस मुद्दे पे आप लोग आ गए हैं। तो चुनौती तो है, और एक पढ़ाई की बहुत बड़ी चुनौती है। लॉ एंड ऑर्डर जो उनके पिताजी के समय से, माताजी के समय से जो चला आ रहा है, फिर जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं, वो भी एक चेहरा जब बनते हैं सोशल मीडिया के समय में, तो लोग देख रहे हैं कि भाई इनके कैंडिडेट कौन है। तो चुनौती तो है। एक वोट बैंक आपको केवल आधार दे सकता है, लेकिन जीतने के लिए जब आप जीत के सतह पे जाते हैं तो बहुत चीजें होती हैं। वोटों में बिखराव ना हो, जो अन्य जातियां हैं या जिस जातियों का आप लाभ लेना चाहते हैं, आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो आपके पास आ रही है कि नहीं आ रही है। पहली बार इन्होंने कहा है कि हम सर्वे करके कैंडिडेट देंगे जो चरित्र नहीं रहा है, मतलब राजद का या कांग्रेस का। आप जब सर्वे करते हैं तो आपका सर्वे का क्या मापदंड है, क्या जितावी कैंडिडेट मापदंड रहेगा, बिहारी अस्मिता को लेकर अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, ये भी बाहर के प्रवासी बिहारी के लिए मायने रखता है। और बिहारी प्रवासी जो स्टेबल हो चुके हैं,
वो अपने यहाँ लोकल में बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति को है। वो रेगुलर छठ में, दुर्गा पूजा में, किसी के शादी ब्याह में वो संपन्न हो चुके हैं, तो उनके लिए छोटी मोटी जो रकम होता है वो देने में परहेज नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उनका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर वो इलेक्शन में आके अगर बैठते हैं तो वो भी क्षेत्र में घूमते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जात पात पे वोट मत करो। हम लोग जब बाहर रहते हैं तो कोई जाति पाति की बात नहीं करते हैं। तो वैसे लोग भी इस बार इस चुनाव में बड़ी सक्रिय भूमिका में है। तो देखिए, एक बड़ी पुरानी कहावत भी है, दही समझ के चुन्ना को चाट लेना। तो राजनीतिक दल भी ये गलफत में न रहे कि ये हमारे पुख्ता वोटर हैं। तो इस बार का चुनाव है, निश्चित तौर पे आप किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये कहें कि हम एक तरफा जीत रहे हैं या एक तरफा हो जाएगा, कोशिश की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं है। बिहार के मतदाताओं को, नब्ज को, मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण बता रहा हूँ। मेरी बात हो रही थी घर पे अपने, तो जो ये 10-10 हजार रुपए गए हैं सीधे महिलाओं के खाते में रोजगार के लिए, तो जिनके यहाँ नहीं गया है अभी तक, वो गांव-गांव घूमकर वो कह रही कि भाई हम में क्या कमी रहे कि हमरा न मिले था, हमरा तो खाए ला नहीं खे, हमरा तो पिए ला नहीं खे, फिर भी हमरा न दिलक, हमरा ऊपर में भरे में उहे करे में हमर 3 डिबिया तेल जर गए रहे। तो आप जब देते हैं किसी को, वो किसी वजह से नहीं पहुंच रहा हो या उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हो या वो फुलफिल भी नहीं कर पा रही हो कोई महिला, लेकिन एक तो सूचना का जो इतना ये प्रसार है, ये भी ज्यादा ये मतलब प्रचार भी घातक हो जाता है। तो ऐसे मतदाताओं को भी संभालना बड़ी चुनौती होगी। ये एनडीए के लिए चुनौती है, एनडीए के लिए चुनौती होगी कि आपका तो गया, लेकिन ऐसे मतदाता जिसको नहीं मिला वो रूठे होंगे, वो 100% रूठे होंगे। तो आप जब चुनाव के समय इस तरह का भी वो करते हैं तो ये भी खतरे से खाली नहीं होता। रिस्क है, ये रिस्क है। तो ऐसे समय में सचेत रहना चाहिए। बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका बड़ा एग्रेसिव होता है। एक ही विधानसभा में कई प्रभारी नियुक्त कर देते हैं और उसका बड़ा रोटेशनल उनका फीडबैक लेना, ये इन लोगों की अच्छी कला है, जिसकी वजह से ये लगातार अच्छा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देखिए, बिहार का 14 नवंबर सबको इंतजार है और पूरी दुनिया का टिका हुआ है नजर। कोई भी पार्टी दम ठोक के नहीं कह सकती है कि हम आ रहे हैं, सारे बैकफुट पे हैं। बैकफुट। अच्छा, हम इसमें कुछ समझ, जैसे तेजस्वी पर चर्चा हमने की तो आपने बताया कि देखिए वो प्रबुद्ध लोगों के बीच अपनी पैठ बनाना चाह रहे हैं, अपने दल को पहुंचाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब जैसे चिराग पासवान की राजनीति, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, चिराग पासवान जी की राजनीति और उनका अपना एक वोट बैंक है। पिता की पूंजी को संभाल लेना भी एक बड़ी चुनौती होती है और ये कह सकते हैं कि एक योग्य पुत्र की तरह उन्होंने उस पूंजी को संभाला है। तो जो आपकी पूंजी है उस पर तो आपको गर्व होगा ही। आप चाहे फिर एड ऑन होती है कई पार्टियों की शक्ति, तब आपका स्ट्राइक रेट भी अच्छा होता है। तो इस बार होगा उनका स्ट्राइक रेट? लोकसभा तो एकदम शानदार। विधानसभा की चुनौतियां अलग होती हैं। विधानसभा में चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, तो उनके साथ उनका अपना वोट बैंक होगा। मतलब अगर एक लाइन में कहे तो जिस तरह की सफलता लोकसभा चुनाव में मिली, वो सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो सफलता, अगर ये उसी कुनबे में रहते हैं, अगर बाहर जाके लड़ते हैं तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि चर्चा हो सकता है प्रशांत के साथ चले जाएं। दोनों कहते भी हैं कि हम दोनों तो जिगरी हैं। आप अगर एनडीए से छटकेंगे तो आपको अन्य मतदाता वोट नहीं करेंगे। आप जब मैदान में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो कई फैक्टर होता है। आपका ताकत, एक पूंजी तो है आपके पास, लेकिन उस पूंजी से भी कई चीजें खड़ा कर देना, ये भी तो एक काबिलियत ये होनी चाहिए। तो अलग हटके वो मुझे काबिलियत नहीं दिख रही है। अच्छा, चलिए अब चलते हैं हम साहनी वाले पे। मुकेश साहनी, हम युवाओं की चर्चा कर रहे हैं कि मुकेश साहनी में क्या लगता है, ताकत है कि सिर्फ हवाबाजी?
देखिए, अपने यहाँ भारतीय लोकतंत्र में सिंबल का बड़ा महत्व है। सिंबल, मैं पार्टी सिंबल की बात नहीं कर रहा हूँ, पोस्चर का, स्टाइल का। तो आपने अपनी सक्रियता से पहचान तो बना ली, वो उतने ढंग से उनका वो प्रभाव नहीं है, पकड़ नहीं है वोटरों पे। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मैं कैप्टन जय नारायण निषाद जी का भी मैंने इंटरव्यू किया है। अच्छा। उनका एक बड़ा चेहरा था, मैंने सहनी समाज में, निषाद समाज में, सहनी समाज में एक उनका बहुत बड़ा चेहरा था और उन्हें उनकी बड़ी इज्जत थी। और जिस तरह से वो अपना इम्पैक्ट छोड़ते थे, आज मैं ये कह सकता हूं कि मुझे वो करंट, वो जबकि हम लोग उनको काफी उम्र में देखे थे, वो करंट इनमें नहीं दिखता, मुकेश सहनी जी में नहीं दिखता है कि वो अट्रैक्ट कर ले। लगता है कि इनका स्ट्राइक रेट बढ़िया रहेगा, सीट जीत पाएंगे कि वही 2-4 जो पिछले बार रहा था वही हाल होगा? देखिए, पिछली बार जो इनको 11 सीटें मिली थी बीजेपी के, आप देखिएगा अगर एनडीए से आप गौर से देखिएगा तो सारे स्वर्ण बहुल थे। जैसे ब्रह्मपुर आपका बक्सर में, वो ज्यादातर वहाँ इम्पैक्ट स्वर्ण, लेकिन वहाँ पे शायद सहनी इनके उम्मीदवार थे। आप वहाँ की उनकी स्थिति देखिएगा, जहां जहां इनके स्वर्ण वो थे, उम्मीदवार थे, वहां इनका अच्छा स्ट्राइक रेट था। क्योंकि आप अकेले वोट से कुछ नहीं कर सकते हैं, आप में ऐड ऑन होना जरूरी है। बिना ऐड ऑन हुए कुछ इसमें आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप एक चेहरा बन सकते हैं, माहौल बना सकते हैं। भारतीय राजनीति में एक दौर था कि लोग अलग अलग पार्टियों में घूमते थे और उनका वोट बैंक अच्छा बनता चला जाता था, लेकिन अब वो नहीं है। पिछले 15-20 सालों में आप देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार बदल रहे हो और बार बार आपके लिए लोग भी बदल रहे हो, क्योंकि ग्राउंड पे जो उनके वर्कर काम करते हैं उनके लिए चुनौतियां होना शुरू हो जाती है। तो कई ऐसी चुनौतियां होती हैं तो फिर स्थिर हो जाता है। वो देखता है कि भाई मेरा लीडर ही स्थिर नहीं है, तो हम क्यों अपने को एक्सपोज करें ग्राउंड पे। तो उनका वोट बैंक होगा, उनके चाहने वाले भी लोग होंगे, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप कनवास खींचिएगा तो अपने दम पे या बड़े उस पे दम पे, अब कांग्रेस कहे कि हमें 100 सीट दे दीजिए। अब सब जानते हैं बिहार में 100 सीट पे वो लड़ेगी तो 15-20 से अधिक पे नहीं जीतेगी। तो चुनौती तो रहती है किसी को भी गठबंधन में कि हमारा कोई पार्टी मांग रहा है तो भाई स्ट्रेंथ भी तो होना चाहिए। ये तो भोज का थोड़े थाली पर है कि लोग जबरदस्ती खिला दे कि भाई और ले लीजिए और ले लीजिए और ले लीजिए। फोन से या सोशल मीडिया से, रील से हम ही दिन भर में 100 रील देखते होंगे, एक भी रील याद नहीं होगा कि हमने किसका देखा होगा। तो इस तरह की तो चुनौतियां नई पार्टियों के लिए रहेंगी। अच्छा, मुकेश सहनी साहब, हम चलते हैं। 2 बड़े नेता हैं जिनकी अपनी पार्टी है, एक तो उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा है जीतन राम मांझी। तो उपेंद्र कुशवाहा की सियासत को कैसे देखते हैं और मांझी का पॉलिटिक्स? देखिए, आपने बड़ा अच्छा ये प्रश्न किया। ये मांझी जी और कुशवाहा जी दोनों बहुत ही मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं बिहार के, बहुत सवाल का अच्छा जवाब भी देते हैं। उनको जितना सीट, वो जान रहे हैं कि हमें इतना ही सीट मिलने वाला है, हमें 2 अंक में पहुंचना नहीं है, लेकिन वो मीडिया में या जो अपना इम्पैक्ट है, जो अपने वोटर हैं उनके, वहां तक उनका मैसेज चला गया है। तो जीतन राम मांझी जी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वो समझ रहे हैं। और हम लोगों को और आप लोगों को भी शायद ये बड़ा आश्चर्य होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे एग्रेसिव लीडर बड़े संयमित हैं अभी। ये आश्चर्य है, ये आश्चर्य की बात है। जबकि वो अच्छी स्थिति में। अगर जातियों का कहा जाए तो जिस तरह से आपने कहा चिराग जी का पकड़ है अपने जातियों पे, तो कुशवाहा समाज पे भी अभी मैं कह सकता हूं ये बिहार में कुशवाहा, न केवल बिहार बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इनको एक लीडर के रूप में मान्यता है।
उपेंद्र कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग पसंद करते हैं। हमारे पत्रकारिता में भी एक दो साथी हैं उत्तर प्रदेश के, सब इनके अच्छे समर्थक हैं। हालांकि पत्रकार किसी का समर्थक नहीं होता है, लेकिन बात फिर भी एक रुझान रहता है, मन मस्तिष्क में एक छवि रहती है। तो एक उनकी चुप्पी, और इतने बड़े बिहार का जो निर्णायक ये चुनाव माना जा रहा है, 35 साल मतलब 1990 2005 के बाद का जो ये इलेक्शन है, इसे बड़ा निर्णायक माना जा रहा है। इसमें कई परिवर्तन, आपको पीढ़ी का परिवर्तन हो जाएगा। चाहे कोई मुख्यमंत्री बने, एक पीढ़ी का परिवर्तन, वोटरों के मिजाज का परिवर्तन, मुद्दों का परिवर्तन जो हम लोग आप देख रहे हैं। वैसे समय में इनकी चुप्पी में, इनका आजकल एक्स पोस्ट भी देख रहा था और फेसबुक का भी, बड़े संयमित बयान दे रहे हैं। देखिए, एक लाइन में अगर अभी पूछिएगा तो जो एनडीए का है, एनडीए की सबसे बड़ी चुनौती है फिर से वापस लाना। इसमें बार्गेनिंग का ज्यादा अधिक प्रश्न ही नहीं है। जो उनके एनडीए के जो घटक दल है, माहौल बना लीजिए, टीवी पे छा जाइए, नीचे वाले जो तैयारी कर रहे होंगे कि भाई हमारे नेता लगे हुए हैं, लेकिन किसी को कोई अधिक मिलने नहीं जा रहा है। जो जितनी ताकत है उतनी ही मिलेगी सीटें, उतनी ही मिलेगी, उसी में संतोष करना होगा इन लोगों को। अच्छा, एक दो सवाल और मेरे मन में बिहार की सियासत को लेकर। एक सवाल ये कि जो प्रशांत किशोर हैं, उनकी राजनीति, उनके तौर तरीके, और तौर तरीके का सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एनडीए के नेताओं को अपने निशाने पर लिया, आरोप लगाए, चाहे वो अशोक चौधरी हो जदयू के, या फिर भाजपा के सम्राट चौधरी हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, तो ये इसको किस तरह की सियासत कहेंगे और इसका असर क्या हो रहा है एनडीए पर? क्या फील कर रहे हैं आप लोग दिल्ली से? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पीके आज कल सभी दलों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। सिरदर्द है पीके, बिल्कुल। और वो कहते भी हैं उनका कि बुखार छोड़ा देंगे इस बार। निश्चित तौर पे उनकी जो राजनीतिक जो दिशा है, ये सारे दलों ने, आप देखिए, वो प्रबुद्ध वर्ग को तेजस्वी जी अपने पे वो कर रहे हैं, लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप जब एक बड़े चेहरा है पार्टी के और बैकफुट वाला आप जवाब दे रहे हैं, तो मतदाता में भ्रम फैलने लगता है, तो दिमाग में घर कर जाता है कि अरे ठीक है, हम 9वीं पास मानी है, हम 7वें पास मानी, हम धम से कहेंगे कि पास और फेल का नहीं है, यहाँ बिहार बनाने की बात चल रही है। पीके ने और बिहार की जो उन्होंने अस्मिता की बात की, उसका असर है, बिल्कुल है। और पूरे प्रवासी बिहारी खुश हैं। अच्छा, खुश हैं कि क्यों? वो घेर रहे हैं। अभी तक ये बिहार में ये माहौल ही नहीं था। अभी तो केवल जातियों का ये चलता था, इधर से कुछ बयान हुआ, उधर से कुछ बयान आया। पहली बार देख रहा है कि सत्ता पक्ष की भी घिघिया बंद हो रही है जवाब देने में। तो जो प्रवासी बिहारी लोग हैं, बैठे लोग हैं, वो खुश होते हैं। पहले का जमाना नहीं रहा कि आप ये कह के निकल जाए कि हमें व्यस्तता थी, हम पढ़ नहीं पाए। किसी की मजबूरी हो सकती है। 20 साल 30 साल से तो हर आपको पंचायत में हाई स्कूल खुल गया। जिसका 1990 में जन्म हुआ हो या 1995 में जन्म हुआ हो, उसको चुनाव लड़ना हो अभी, और उसके वहां पे आप 8वीं 9वीं पास देख रहे हो, तो ये प्रश्न चिन्ह है ही। तो ये प्रश्न चिन्ह मतलब महागठबंधन के साथ भी अब, और इधर एनडीए में भी। बिल्कुल। तो और अगला जो प्रश्न उठा रहा है, उसको आप किस तरह से काउंटर कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये तो सब पर लागू होगा, चाहे मंगल पांडे हो, दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, सबके लिए, केवल इन्हीं पार्टी, अशोक चौधरी के लिए भी नहीं, सबके लिए। केवल आप एनडीए की ही बात नहीं कीजिए, आप हर दल में। अच्छा भाई, आप अपना नामांकन भरते समय सही शैक्षणिक योग्यता, सही जानकारी जरूर डालिए, क्योंकि आजकल का मतदाता आपका क्वालिफिकेशन भी चेक करेगा, निश्चित तौर पे चेक करेगा। आपको केवल पढ़े लिखे दिखना नहीं चाहिए, आपके पास वो डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। आपके शब्दों का भी चयन,
आप देख, मतलब ये कह सकते हैं कि जो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए उस पर एनडीए कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। देख मुझे तो लगता है मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो पढ़े लिखे मतदाता हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, उसके बाद भी उनके कई इंटरव्यू आए, उसमें भी वो घिरते दिखे। एक पत्रकार के नाते शब्दों में दम नहीं, शब्द में एक ओज होना चाहिए था, वो नहीं, जस्टिफाई टाइप का लगता है। वो लगता है कि हम पे किसी ने आरोप लगाया और हम केवल उसको सफाई दे रहे हैं। कि हम सफाई क्यों दें, अगर हम सफाई देने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एक तरफ एनडीए, फिर महागठबंधन, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रेस में जो है ये लोग कहाँ, रेस में तो हम ना अब निकल रहे हैं, तो वाकई में टक्कर कहाँ, टक्कर किनके बीच? बिहार की राजनीति को अगर आपको समझना है तो बिहार जैसे 5 हिस्सों में मोटा मोटी आप समझिए। शाहाबाद का अलग मिजाज है, तिरहुत का अलग मिजाज है, मिथिलांचल से आप हैं, आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह, वहां का अलग मिजाज, मगध का अलग मिजाज है, पाटलिपुत्रा का अलग मिजाज है, अंग का अलग मिजाज है जिसमें पूरा आपका सीमांचल वाला एरिया आ जाता है। ये लड़ाकू हैं, इसमें कोई प्रशांत किशोर जी को राजनीतिक भले धरातल का अनुभव ना हो, लेकिन नेताओं के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल चीजें फिक्स करने का तो अनुभव है। जब ये पॉलिटिकल एनालिसिस्ट थे, मतलब सॉरी, जो पॉलिटिकल ये काम कर रणनीतिकार थे, तो एक बड़ा मशहूर था दिल्ली साइड में, अच्छा, पीके के लिए, अच्छा, कि शायद आप लोग सुने भी होंगे, कि ये जीतने वाले को एहसास दिला देते हैं कि आप मेरी वजह से जीते हैं, अच्छा, और हारने वाले को ये एहसास दिला देते थे कि तुम इसी लायक थे। तो उनको सफलता भी नहीं मिली कई जगहों पे, जैसे पंजाब में नहीं मिली थी, खटिया यूपी में भी नहीं मिली, वहां भी खटिया खाट खड़ी हो गई थी। वो बिहार में अपना सब कुछ झोंक के वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक चीज पे तो उन्हें जरूर सफलता मिली है कि जो सेंस वाले हैं, सेंस इन द सेंस, मैं पॉलिटिकल सेंस की बात कर रहा हूँ, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, उसमें उन्होंने अपने को स्टेबल कर लिया है। लेकिन नहीं, हम अब वोट की लड़ाई कह रहे हैं। वोट नहीं बताने जा रहा था, टक्कर किसके बीच? मैं ये बता रहा था कि लोग इनकी तुलना 1995 से करने लगे हैं, कि 1995 में बिहार पीपुल्स पार्टी थी, समता पार्टी, क्या हर्ष हुआ। तो 1995 में और अभी के बिहार में जमीन आसमान का अंतर है। कई नई पीढ़ी, इसमें ऐसी नई पीढ़ी आ गई है जो अलग अलग क्षेत्र में माहिर है। तो कई ऐसे विधानसभा होंगे जहां एंटी इनकम्बेंसी होगा, और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से ये एनडीए को घेरना इन्होंने शुरू किया है, ये भी इनके सफल रणनीति की ओर इशारा कर रहा है कि त्रिकोण की ये मुकाबला ना हो के कहीं कई जगह आमने सामने हो जाए। आमने सामने में इनको फायदा हो जाएगा। तो अब वोट में क्या तब्दील होगा, ये उम्मीदवार तय होने के बाद ही लोग इनके प्रति ऐसे 3000, 4000, 5000, 2000 ऐसे इनके वोटर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे कौन होंगे उम्मीदवार, ये तब सीधी बात कि एनडीए और महागठबंधन में टक्कर। हाँ, बिल्कुल। अभी जो ये दिख रहा है, जो परिदृश्य सामने है, उसमें ये दोनों पार्टियां ही दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज हाट से बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत आभार, और बड़ा अच्छा मजा आया आपके साथ, न्यूज हाट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारे साथ थे दिल्ली के सीनियर जर्नलिस्ट पंकज मिश्रा। बहुत सारे सवाल इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं सारे दल कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी जो बिहारी हैं उनको बिहार लाया जाए, उनसे वोटिंग कराई जाए। तो आखिर दिल्ली के लोग क्या सोच रहे हैं, दिल्ली के पत्रकार क्या सोच रहे हैं, उस सोच को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।